हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो मैंने इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, वो सारे इस वीडियो के अंदर क्या कर दिए, कवर कर दिए। और साथ में मैं आपको उन क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दूंगा। तो इससे जो पहले के चैप्टर्स हैं, चाहे वो मैक्रो के हो चाहे इंडियन इकोनॉमी के हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको एक पूरी प्लेलिस्ट रिवीजन लेक्चर सीरीज के नाम पे मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। देखो, इससे पहले आप ये सुनो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 क्यों किए गए थे। देखो, इंडिया को ना फॉरेन रिजर्व जो थे इंडिया के, वो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। तो इंडिया को इमीडिएटली पैसे की क्या थी, जरूरत थी। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, वो गई वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है ना, क्या मांगने के लिए, लोन लेने के लिए। कितना, $7 बिलियन का। तो कई बार ये अमाउंट पूछ लेते हैं हमसे। तो $7 बिलियन का क्या मांगा था, लोन मांगा था। तो उस पैसे को देने के अगेंस्ट जो वर्ल्ड बैंक ने एक शर्त रखी थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज, जो रिस्ट्रिक्शंस है आपके लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको खत्म करना पड़ेगा। और आपको अपनी जो पब्लिक सेक्टर है उसको बहुत सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, उसमें से प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। मींस जो जो चीजें सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखी है ना, पब्लिक सेक्टर या जो जो इंडस्ट्रीज सिर्फ पब्लिक सेक्टर की मोनोपोलीज हैं, अब उसको आपको कम करके प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। तो ये एक चीज याद रखनी है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ना, ये कोई गवर्नमेंट की इच्छा नहीं थी, ये सरकार को मजबूरी में करना पड़ा था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ की रिस्ट्रिक्शन। हमें उस पैसे की क्या थी, जरूरत थी उस टाइम, क्योंकि फॉरेन रिजर्व हमारे पास बिल्कुल ही क्या हो गए थे, खत्म हो गए, ठीक है ना। तो इस वजह से देश के अंदर क्या किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसने किसको रिप्लेस किया, एलकेओपी को, लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिशंस। इसको क्या किया, खत्म कर दिया। किसने, एलपीजी पॉलिसीज जो 1990। और ये कौन लेकर आया था, ये रिफॉर्म उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जो उनकी गवर्नमेंट थी ना, तो उन्होंने ये रिफॉर्म इनिशिएट किए थे। और जो गवर्नमेंट के उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये बात आपको, कुछ फैक्ट्स हैं ये याद रखने हैं। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म इज डेलिब्रेट एफर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू ओपन इंडियन इकोनॉमी। देखो, डेलिब्रेट मतलब अपनी इच्छा से कोई एफर्ट नहीं था, ये एक फोर्स्ड एफर्ट था। किसका, आईएमएफ का। जो आईएमएफ ने हमें बोला था इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि आपको अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद क्या था, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही नहीं है, क्योंकि डेलिब्रेट अपनी इच्छा से नहीं किया था, फोर्स था। इंडिया विल फेसिंग अ ह्यूज फिस्कल डेफिसिट एंड नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, देखो, इंडिया के पास जो फिस्कल डेफिसिट था ना, जो खर्चे थे हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन रेवेन्यूज नहीं थे हमारे पास। और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था ना, जो ये बताती है स्टेटमेंट कि कितना फॉरेन से आ रहा है और कितना जा रहा है, वो बिल्कुल रिजर्व्स हमारे क्या हो गए थे, नेगेटिव में था, बिल्कुल रिजर्व खत्म हो चुके थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड आईटी इज फोर्स्ड reforms which is implemented by India because of compulsion of World Bank and IMF। तो क्या था, ये फोर्स रिफॉर्म थे जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने हमारे ऊपर क्या की थी, कंपल्शंस की थी, उसकी वजह से हमें इनको क्या करना पड़ा, इंप्लीमेंट करना पड़ा। तो आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास कि ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो, लिबरलाइजेशन मतलब क्या था, लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। खत्म नहीं किया था, बहुत हद तक कम कर दिया था। तो सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर बिल्कुल ही क्या करती थी, रिस्ट्रिक्शंस खत्म करती थी, ठीक है ना। तो लिबरलाइजेशन के अंदर ना बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, फॉरेन सेक्टर्स के रिफॉर्म हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हुए, टैक्सेशन सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हुए। तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या रिफॉर्म हुए थे कि एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज। तो देखो, सारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दिया गया था, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर। लिकर हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, इनको छोड़कर ना, इन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सबके ऊपर लाइसेंसिंग क्या कर दिया था, खत्म कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर टू ओनली 3 इंडस्ट्रीज। जो पब्लिक सेक्टर था ना, जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उनको कम करके सिर्फ 3 इंडस्ट्री छोड़ दी गई थी, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। नो लाइसेंसिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, पहले क्या था, अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन लिबरलाइजेशन में ये चीज क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव।
चलो नेक्स्ट है हमारे पास, इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना उसको गवर्नमेंट और ना उसको सेबी रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इस पे से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स रोल ऑफ आरबीआई इज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, देखो ये बात बिल्कुल सही है। लिबरलाइजेशन हुआ तो रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आए और फाइनेंशियल सेक्टर में भी आए। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आए कि पहले जो आरबीआई था ना वो डिसाइड करता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बैंकों को वही मानना पड़ता था। लेकिन अब आरबीआई ने अपने आप को क्या किया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया। मींस बैंकों को इंडिपेंडेंस दे दी गई थी कि आप अपनी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट डिसाइड कर सकते हो, आरबीआई सिर्फ एक फैसिलिटेटर आपकी मदद का काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट वाज रेज्ड इन 74%। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी वो किसके अंदर, बैंकिंग के अंदर ना 74% तक बढ़ा दी गई थी। यस, ये भी सही है। डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी वाज डन ड्यूरिंग फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। यस, देखो डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करना, कम करना। तो ये भी किया गया था 1991 के अंदर। तो देखो इससे पहले भी 1949 के अंदर और 1966 के अंदर डीवैल्यूएशन किया जा चुका है। तो टोटल अभी तक हमारे देश में 3 बार अपनी करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट ने जानबूझकर कम की है, मींस डीवैल्यूएशन किया गया है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो, हाउ मेनी टाइम्स डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी डन बाय गवर्नमेंट, तो कितना आंसर है इसका, 3। तो 3 टाइम गवर्नमेंट ने इससे पहले क्या की है, डीवैल्यूएशन अभी तक की थी, इसको मिलाकर। चलो, लिबरलाइजेशन एंड लेजर फेरी सिस्टम बोथ आर सेम कंसेप्ट। देखो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म करना या कम करना, खत्म कंप्लीट खत्म नहीं करना, कंप्लीट एबॉलिशन नहीं करना। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कुछ उन इंडस्ट्रीज जो सरकार को जिनकी देखरेख की जरूरत नहीं है उनके ऊपर लाइसेंसिंग या रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर देना, कम कर देना। थोड़ी बहुत तो रखी है ना अभी भी। लेकिन लेजर फेरी सिस्टम क्या बोलता है, जिसमें कंप्लीट सरकार ने खत्म कर दिया अपना कंट्रोल, सारा का सारा कुछ किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। लेकिन लिबरलाइजेशन में ऐसा नहीं किया गया था, कंप्लीट खत्म कर दिया गया था। कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी सरकार के हाथ में थी जिसको लाइसेंस दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या था, लिबरल करना, आसान करना, बिजनेस करना, रिस्ट्रिक्शंस जो थी कम करना, कंप्लीट खत्म नहीं करना। लेकिन लेजर फेरी क्या था, कंप्लीट खत्म कर देना, सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। चलो, डिसइन्वेस्टमेंट लीड्स टू, देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सरकार अपनी जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं उनको बेचती है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। चलो नेक्स्ट है हमारे पास मैच द कॉलम। तो मैच करो। देखो माइनॉरिटी सेल मतलब क्या होता है कि जब सरकार 49% या उससे कम हिस्सा अपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से प्राइवेट सेक्टर या बाहर के किसी भी व्यक्ति को क्या करती है, बेचती है। देखो सिलसिला ट्रेजेडी क्या थी, सिलसिला ट्रेजेडी क्या हुआ कि जब भी जैसी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया ना, तो सिलसिला एक आंध्र प्रदेश के अंदर सिटी थी, गांव था बेसिकली। तो वहां पर एक फैक्ट्री लगी हुई थी। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से उनके पास क्या हुआ था कि जो बिजली यूज करते थे ना वो महंगी हो गई थी, जिससे वो फैक्ट्री को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उन्होंने बंद कर दिया। और इसी की वजह से क्या हुआ कि वहां के जो गांव वाले थे उनके पास और कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था। तो उन्होंने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। तो 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी सुसाइड कमिट कर लिया था इसकी वजह से। तो ये क्या था, ये नेगेटिव इंपैक्ट था किसका, प्राइवेटाइजेशन का। स्ट्रेटेजिक सेल मतलब क्या होता है कि जब सरकार अपना 51% मतलब सारा का सारा कंट्रोल डाइल्यूट कर देती है, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल खत्म कर देती है, 51% से ज्यादा हिस्सा सरकार पब्लिक सेक्टर का बेच देती है। और ग्लोबलाइजेशन क्या था, देखो ग्लोबलाइजेशन जो था ना वो किया नहीं गया था, वो तो आउटकम थी किसकी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कि लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आपने सारी कमान सौंप दी थी, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर लिया था। तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या कि बाहर की इंडस्ट्रीज भी आकर क्या करने लगी, देश में काम करने लगी, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो बहुत ज्यादा कम कर दी थी, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एज वेल एज प्राइवेटाइजेशन। चलो, तो ये भी है मैच द फॉलोइंग। तो देखो बायलैटरल ट्रेड क्या था, जब दो कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेड हो रहा हो ना, तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल ट्रेड। और मल्टीलैटरल क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में क्या हो, आपस में ट्रेड हो रहा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इससे पहले इसका नाम क्या था, गैट। गैट मतलब जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो अब ये जाकर बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलो, तो अब ये क्या है, लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, देखो दो जनरेशन के रिफॉर्म्स थे, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। देखो जो जब भी कोई रिफॉर्म्स होता था ना, तो एक तो रिफॉर्म होता था सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर, मींस कि सरकार ने बोला कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल पानी गिरना गलत है,
तो ये था फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कि सरकार ने बोला कि भाई पानी बचाओ, पानी गिरो, लेकिन जो कोई व्यक्ति गिर रहा था उसको कोई कानूनी सजा नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स क्या थे, जिसमें लीगल एक्शंस भी लिए जाने लगे कि पानी गिरने पर जुर्माना भी लगाया जाने लगा, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो लेजिस्लेटिव एक्शंस किसके अंदर लिए जाने लगे, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के अंदर। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इट इज द आउटकम ऑफ प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। आउटसोर्सिंग इन इंडिया इज आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखो यस, ये बिल्कुल सही है। देखो आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता था, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, मतलब हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जाकर क्या करेगी, इंटीग्रेट करेगी, तो बाहर की जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, अब उनको वहां पर लेबर की कॉस्ट क्या पड़ रही थी, ज्यादा पड़ रही थी, तो उन्होंने अपना काम ना इंडिया को देना शुरू कर दिया। मींस एक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने इंडिया के अंदर आके अपने प्रोडक्ट को बनाया और यहां से इंडिया से उठाकर अपने नाम का लेबल लगाकर ना बाहर बेचना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, की खुद काम ना करके बाहर किसी व्यक्ति से काम करवाना। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के अंदर होने लग गया था। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मिलता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखो इसमें क्या होता था, कॉल सेंटर खोल दिए गए। अब जो भी फॉरेन की कंपनीज थे ना, उनको कॉल सेंटर्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहां पर लेबर बहुत महंगी थी, तो उन्होंने इंडिया के अंदर ना कॉल सेंटर्स ओपन कर दिए। और इन कॉल सेंटर्स से क्या हुआ, इंडियन यूथ को जॉब मिल गई और जो फॉरेनर्स थे उनका काम भी सस्ते में होने लग गया। इट रिड्यूसेस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बेरियर ऑन इंपोर्ट ऑफ कंट्री। यस, देखो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया था, टैरिफ, टैरिफ मतलब ड्यूटीज जो लगती थी ना, टैक्सेस लगते थे, और नॉन टैरिफ मतलब कोटा, जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि 20% से ज्यादा या 30% से ज्यादा आप मंगवा ही नहीं सकते थे। तो ये तीनों दोनों क्या करती थी, खत्म करती थी। किसने, ग्लोबलाइजेशन ने। तो ये चारों ही तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या था, कैट का सक्सेसर था। यस, पहले क्या था, ये जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, और इट स्टार्ट इज ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1995। सही बात है। और किसके, मार्केश एग्रीमेंट, तो एक मार्केश एग्रीमेंट हुआ था, उससे इन्होंने 1 जनवरी 1995 में अपना काम करना शुरू कर दिया था। और इट्स इंक्रीज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू यूरोप एंड अमेरिका। देखो ये इसका ना बेनिफिट था इंडिया को। अब हुआ क्या कि इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था, मतलब इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स बहुत अच्छी थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि इंडिया को कुछ रियायतें देनी शुरू कर दी, जिससे इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। एंड इट एडवोकेट फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल बट नॉट लेबर। देखो ये भी बात सही है, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करता था, मींस कि गुड्स कैसे फ्रीली ट्रांसफर होंगे, लेकिन इंडिया के पास गुड्स तो थे ही नहीं। इंडिया की अपनी कोई एक्सपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इंडिया के पास तो ये लेबर थी ना, लेकिन लेबर कैसे ट्रांसपोर्ट, मतलब लेबर को एक्सपोर्ट करके बाहर से पैसा कमाया जा सकता था। इंडिया का ये क्या था, प्लस पॉइंट था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई डीलिंग नहीं करता था। तो इट एडवोकेट फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल बट नॉट लेबर, ये भी बात क्या है, सही है। तो ये सारे ही क्या है, इसके रिगार्डिंग सही। चलो, तो एलपीजी पॉलिसी लीड्स टू इंक्रीज कंट्री फॉरेन रिजर्व एंड रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। देखो ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर की कंट्रीज अपनी अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इंडिया में सेटअप करना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे फॉरेन रिजर्व हमारे देश में बहुत ज्यादा आ गया, और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, हमारे पास इनकम भी जनरेशन होने लगी, वो भी कम हुआ। तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग एलपीजी पॉलिसी। देखो एलपीजी पॉलिसी शिफ्ट इंडियन मार्केट फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है। पहले मोनोपोली मार्केट थी इंडिया की, क्यों, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होती थी सारा सरकार की। लेकिन अब एलपीजी ने क्या किया, उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट, अब फॉरेनर्स भी आके इंडिया में कम्पीट कर रहे थे। और इट्स मेन फोकस इज ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो ये चीज गलत है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था एलपीजी के अंदर। इसमें सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दिया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। तो यही इसका आंसर है। चलो अगले बढ़ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन। देखो ये बात बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया था, हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी ना, उसकी ग्रोथ कम कर दी। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया, जिससे हम लोग इंडियंस लोग क्या करने लगे, बाहर के प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू देने लगे, और देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो उसके साथ compete नहीं कर पा रही थी ना। तो उससे क्या हो गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ कम हो गई। और जो ग्लोबलाइजेशन था उसका मेन फोकस किसके ऊपर था, अर्बन एरिया के ऊपर। उन्होंने रूरल एरिया को क्या किया था इग्नोर, तो सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो थी वो अर्बन एरिया में डेवलप की। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस। देखो इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस का मतलब क्या था, कि सबको साथ लेकर चले।
कि हर सेक्टर को, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ने इसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है ना, या अर्बन एरिया क्या हो गया, रूरल एरिया, या हम बोले एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब तो पीछे छूट गया था। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट तो खत्म ही कर दिया था प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने। चलो, तो ये सारी स्टेटमेंट जो थी सही थी, सिर्फ यही स्टेटमेंट क्या थी गलत थी, क्योंकि इसका मेन फोकस इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर था, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नहीं था। चलो, तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।